हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को भी पूरे डीप तरीके से लेकर चल रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और बहुत बेहतर आप करके आए, है ना। हम इस सिलेबस को लगातार दे रहे हैं दोस्तों, आप समर्थन करें और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, झारखंड का भी और मॉडर्न हिस्ट्री का भी, वहाँ से जाके आप देख लें। आइए आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। 1857 की क्रांति एक मील का पत्थर होती है। ये क्रांति आपके भारत की आज़ादी को लेकर के, या तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री का अगर बात करें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे स्थान और नेतृत्वकर्ता के बारे में, कि जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई, जैसा कि मैंने कल ही बताया आपको, कल की क्लास में बताया कि 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों, वो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण तो बहुत सारा था, है ना, कि बारूद का ढेर बन चुका था। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, बहुत सारा कारण था दोस्तों। लेकिन एक ऐसा कारण जिसने माचिस का तिल्ली का काम किया, वो था तत्कालिक कारण, है ना। और तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण के बारे में आपको बता दें कि तत्कालिक कारण में मैंने आपको बताया कि तत्कालिक कारण था एक नए कारतूस का शामिल होना। ब्राउन वेस की जगह कौन सा कारतूस आया था? इनफील्ड कारतूस आया था, जिसको मुंह से खोलकर और उसमें बारूद डालना पड़ता था कारतूस को, है ना। और मुंह से खोलने के दौरान उसमें जो एक तरह से लुब्रिकेंट्स लगे हुए थे, चिकनाई लगा हुआ होता था, वो सूअर और गाय के चर्बी के होते थे। और सूअर और गाय का चर्बी जो है वो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता था और मुस्लिमों की आस्था को भी ठेस पहुंचाता था, है ना। इस परिस्थिति में हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा कि इसकी शुरुआत किस प्रकार से होगी। आप समझिएगा इस प्रकार से, मंगल पांडे के बारे में आप जानिएगा। जब मैं व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ाऊँगा दोस्तों, तो मंगल पांडे के बारे में आप जानिएगा। वो बेचारे बैरकपुर में क्या थे? बैरकपुर में स्थापित थे। बैरकपुर में एक सैनिक के तौर पर स्थापित थे। गंगा जी से नहा के आ रहे थे, हुगली नदी से, कलकत्ता में, है ना। और नहा के आ रहे थे, वहीं पर यगु बोल रहा है कि देखो ना, पंडित है और पंडित होकर जनेऊ धारण करता है और उसके बाद सुअर से लगा हुआ चर्बी वाला कारतूस खींचता है। मंगल पांडे बोले कि अरे तुमको ये सब कैसे पता चला और ये क्यों काहे बोल रहा है? तो सुअर से लगा हुआ चर्बी, आज तक एक अंडा भी नहीं खाया, तुम सुअर से लगा हुआ चर्बी बोल रहा है कि सुअर से लगा हुआ चर्बी खींच रहे हैं हम? नहीं, है ना। इस परिस्थिति में वो जो व्यक्ति था वो मंगल पांडे को कारखाना में ले जाकर दिखा देता है कि देखिए ये सुअर से बना हुआ है, गाय से बना हुआ है, इसी चर्बी को आपके कारतूस पर लगाया जाता है और आपके धर्म को भ्रष्ट किया जाता है ना। तो एक ह्यूडसन और बाग, ये 2 सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिक थे, सेनापति थे। इनकी हत्या मंगल पांडे कर देते हैं, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी हो जाती है दोस्तों। इसके बारे में विशेष तौर पर हम जानेंगे जब व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेंगे। तब जब मंगल पांडे को फांसी पड़ी तो सभी भारतीय सैनिकों में विरोध की भावना जागृत हुई कि आगे चल के मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। और इसीलिए आपको बता दें कि मेरठ के सैनिकों ने सबसे पहला विरोध किया 10 मई 1857 को। और मेरठ के सैनिक चूंकि चाहते थे कि कोई नेतृत्वकर्ता हमारे पास आए, है ना, इसलिए वो दिल्ली गए और दिल्ली से आंदोलन शुरू हो गया 11 मई 1857 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों के द्वारा, लेकिन दिल्ली से कब शुरू हुआ? 11 मई 1857 को दोस्तों, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। आइए जानते हैं। जैसे कि स्थान और नेतृत्वकर्ता लिखे हैं, सब में वही है, स्थान और नेतृत्वकर्ता। तो सबसे पहला अगर दिल्ली का बात करें हम, तो दिल्ली में जो नेतृत्वकर्ता थे, चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता इनको घोषित ही किया गया था दोस्तों, दिल्ली में जो नेतृत्वकर्ता थे वो बहादुर शाह जफर खुद थे। अंतिम मुगल बादशाह थे बेचारे बहादुर शाह जफर, है ना। जब मेरठ के सैनिक यहाँ पर पहुँचे, बोले कि हुजूर आप नेतृत्व कीजिए हमारा, आप यद्यपि वृद्ध हैं फिर भी नेतृत्व कीजिए। बहादुर शाह जफर बोले कि यार हमारा मुंह में दांत तक तो है ही नहीं है, हम नेतृत्व कैसे कर देंगे, हड्डी में जान नहीं है। नेतृत्व करता किसी जांबाज आदमी को बनाओ, नेतृत्व करता किसी जोशीले व्यक्ति को बनाओ, है ना।
लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, आप मुग़ल बादशाह हैं, आपको अनुभव है ना, आप ही बनिए और आप ही हमारे नेतृत्वकर्ता होंगे और नेतृत्वकर्ता आप ही होंगे। राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता इनको घोषित कर दिया और दिल्ली से इन्होंने ही नेतृत्व किया बहादुर शाह द्वितीय ने दोस्तों, है ना। अब देखिए इनके पर्सनल डिटेल्स के बारे में क्या है कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह हुए। इनकी पत्नी का नाम जीनत महल हुआ। मिर्ज़ा गालिब इन्हीं के समय में थे। एक क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त पूछता है कि 1857 की क्रांति का शायराना अंदाज में प्रस्तुति किसने किया था, तो ये मिर्ज़ा गालिब ने ही किया था जो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। देखिए होता क्या है वास्तव में, जब अंग्रेज़ों को पता चलता है कि बहादुर शाह जफर है ना जो मुग़ल बादशाह हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, चूँकि मुग़ल बादशाह तो पेंशन पर थे, शाह आलम द्वितीय के समय से ही पेंशन पर थे। आपको बताया गया था। बहादुर शाह जफर के बारे में जानिए दोस्तों कि बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुग़ल बादशाह थे और इनके पेंशन पर ही काम करते थे, है ना। लेकिन जब अंग्रेज़ों को पता चला, बोला कि चले इतना पावर उसको, इतना शक्ति कि वो नेतृत्व करे और भड़काए अंग्रेज़ों के विरुद्ध, है ना। तब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हडसन और निकलसन नामक दो सेनापतियों को भेजा और हडसन और निकलसन नामक सेनापति ने क्या कर लिया, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया दिल्ली से। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो हुमायूं के मकबरे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। हडसन और निकलसन नामक दो सैनिकों ने, दो सेनापतियों ने इनको गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए गिरफ्तार जब किया गया इनको, तो गिरफ्तार करके इनको रंगून के जेल भेज दिया गया। रंगून बर्मा आप जानते हैं जो म्यांमार है आज, रंगून के जेल भेज दिया गया और रंगून में इनकी 1862 में मृत्यु हो गई, है ना। बहादुर शाह जफर के बारे में ही कहा जाता है दोस्तों। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि बेटा मेरा मृत्यु होगा तो हमको कहाँ दफनाना, भारत में ही दफनाना। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकी अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं किया और इनकी मृत्यु के बाद बर्मा में ही इनको दफना दिया गया, म्यांमार में ही दफना दिया गया, रंगून में। आज भी समाधि इनकी वहीं है दोस्तों। आप नोट करते चलिएगा कि इनकी समाधि वहीं है। इन्हीं का कथन था कि मैं वो अभागा बादशाह हूँ जिसको अपने वतन की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। सोचिए, कहने के लिए हिंदुस्तान का बादशाह, लेकिन हिंदुस्तान का 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुआ इनको दफनाने के लिए। इनको शरीर को शरण नहीं मिला हिंदुस्तान में दोस्तों, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, पॉइंट याद रखना है आपको। आइए अगला स्थान है कानपुर के बारे में कि कानपुर से नेतृत्व करता नाना साहेब थे। देखिए इन्होंने नेतृत्व क्यों किया था, नाना साहेब ने नेतृत्व क्यों किया। देखिए डलहौजी आया, जब डलहौजी बना गवर्नर जनरल तो डलहौजी ने सीधा बोल दिया कि बॉस अब जो पेंशन उनसन पेशवा पेशवा को मिलता था वो पेशवा को हम पेंशन नहीं देंगे। नाना साहब बोले काहे नहीं दीजिएगा, हमारा राज्य आप हड़प लिए, बाजीराव द्वितीय के समय में हमारा राज्य आप हड़प लिए, सब कुछ हड़प लिए, पेंशन का बात था, पेंशन काहे नहीं दीजिएगा, पेंशन नहीं दीजिएगा तो इतना नौकर चाकर लंदू फंदू हम कहाँ से मेंटेन करेंगे जी, है ना। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि नाना साहब का पेंशन जब बंद हो गया तो ये पूरा बौखला गए, एकदम पगला गए पूरा, है ना। तो इन्होंने नेतृत्व कर दिया कानपुर से। इनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था, नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। बिठूर में डलहौजी के द्वारा पेंशन पर इन पर रोक लगा दिया गया था, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति में कूद पड़े थे, याद रखिएगा। इनके राजनीतिक सलाहकार का नाम अजीमुल्ला, इनके सेनापति का नाम तात्या टोपे, है ना। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा दोस्तों कि वो कौन सा ऐसा नेतृत्व करता था जिसने 1857 की क्रांति में हेल्प मांगने के लिए फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय के पास पत्र लिखा था। फ्रांस के राजा के पास पत्र लिखा कि राजा साहब हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है राजा साहब, यहाँ पर अंग्रेज़ों का दमन चल रहा है एकदम खतरनाक किस्म से, जिसका मन तिसका पेंशन उनशन बंद कर दे रहा है ना। बहादुर शाह जफर को भी देखिए गिरफ्तार कर लिया है और पूरा खतरनाक तरीके से एकदम बादशाह उत्साह को भी गिरफ्तार कर रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। नेपोलियन तृतीय को पत्र लिखा इसने कि आप हेल्प कीजिए। हालांकि हेल्प वगैरह मिला नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि नेपोलियन तृतीय को पत्र किसने लिखा था, तो नेपोलियन तृतीय को पत्र नाना साहब ने खुद लिखा था, है ना। नाना साहब ने जब देखा कि अंग्रेज़ों का दबाव इन पर बढ़ रहा है तो ये अंग्रेज़ों से बचने के लिए नेपाल भाग गए और नेपाल चले गए। लेकिन इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाएगा कि जब कानपुर से नाना साहब ने पलायन कर लिया, कानपुर से वो नेपाल चले गए, है ना, तब कानपुर से नेतृत्व किसने किया, निस्वार्थ भावना से एक वैश्या ने नेतृत्व किया दोस्तों। सोचिए
उसको कौन चीज़ का कमी था? नाचती थी, गाती थी, अपना ऐश करती थी। स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का क्या था? ये जज्बा था अपने स्वतंत्र देश को पाने का, ये जज्बा था अपने देश में संप्रभुता को स्थापित करने का दोस्तों। इसलिए एक वैश्या का नाम आता है कि नाना साहब के बाद कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो अजीजन बाई ने। पॉइंट टू बी नोटेड, आप नोट करते चलिएगा कि अजीजन बाई ने नेतृत्व किया और अजीजन बाई ने ही नाना साहब के बाद कानपुर को संभाला 1857 की क्रांति में। आपको याद रखना है ना। अगला स्थान है झांसी। झांसी से आप सभी जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था। देखिए वास्तविकता में हुआ क्या कि 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई भी कूद पड़ी। देखिए इनके पति की मृत्यु बड़े कम उम्र में हो गई और इनका कोई बाल बच्चा था नहीं। इनका कोई बाल बच्चा जब था नहीं, तो इनका जब बाल बच्चा था नहीं तो डलहौजी ने तो पहले ही व्यक्तता का सिद्धांत लगाया हुआ था कि व्यक्तता का सिद्धांत रहेगा और व्यक्तता के सिद्धांत के अंतर्गत आप किसी भी गोद लिए हुए बच्चे को नहीं कर सकते हैं, आप शासक नहीं बना सकते। आपने अगर वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे जाके देखिए, सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ना, कि गोद लिए बच्चे को आप शासक नहीं बना सकते हैं। आपका अपना बेटा होता तो शासक बनता, ब्रिटिश सरकार इसमें किसी भी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करती, लेकिन आप गोद लिए हुए बच्चे को नहीं शासक बना सकते। महारानी लक्ष्मीबाई बोले कि यार मेरा शासन, मेरा क्षेत्र, मेरा सब कुछ, तुम कौन होता डिसाइड करने वाला कि हम किसको राजा बनाएंगे, किसको नहीं राजा बनाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इनके पति गंगाधर राव थे, गंगाधर राव के मरने के बाद, है ना, मृत्यु के बाद इन्होंने दामोदर राव नेवालकर नामक एक बच्चे को गोद लिया। आप देखते होंगे कि फिल्म वगैरह में भी दिखाता है कि पिठिया पर बांध कर लड़ती है वो बचवा को, वही दामोदर राव नेवालकर है ना। इसी प्रकार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। इनका वास्तविक नाम मनुबाई मणिकर्णिका था। कंगना रनौत ने पिक्चर भी बनाया, इस पर आप देख सकते हैं। पति का नाम गंगाधर राव मैंने बताया। इनको सैन्य सहयोग तात्या टोपे से प्राप्त होता था। देखिए इनकी दो सहयोगी थी, मंदरा और काशी, और सबसे ज़्यादा खासियत है ना दोस्तों कि ये मंदरा और काशी हूबहू एकदम दिखती थी किसके जैसा? महारानी लक्ष्मीबाई के जैसा, है ना। तो जब अंग्रेज लोग घेर ले रहता था ना कि महारानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना है, तो मंदरा और काशी निकल जाते थे। एक तरफ से मंदरा, एक तरफ से काशी, और इन लोगों को लगता था अंग्रेज लोगों को कि महारानी लक्ष्मीबाई निकल गई है, और उसके बाद सुरक्षित तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई पीछे से आती थी। आप याद रखिएगा, इनकी दो सहयोगी थी मंदरा और काशी। इनका समाधि स्थल ग्वालियर में है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये लड़ते 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 अपना घोड़ा के साथ और अपना बेटवा को ले लेती दामोदर राव नेवालकर को, और लड़ाई कर रही थी, पूरा खतरनाक तरीका से लड़ाई कर रही थी पूरा, है ना, तो इन्होंने प्रण लिया था कि मेरे शरीर को अंग्रेज छू तक नहीं सकेगा, कभी नहीं छू पाएगा मेरे शरीर को अंग्रेज, है ना। तो कहा जाता है इनके बारे में कि जब ये कालपी के युद्ध में लड़ रही थी, ग्वालियर के निकट, मध्य प्रदेश में कालपी है अभी भी वर्तमान, आप जानिएगा, कालपी के निकट जब लड़ रही थी ये, तो कालपी में ही दोस्तों, है ना, इन्होंने एक बाबा को बोला कि बाबा इस कुटिया को गिरा दीजिए, अब हमें लड़ने का शक्ति नहीं है, मेरे शरीर को जला दीजिए। मृत्यु के बाद भी मैं नहीं चाहती हूँ कि अंग्रेज लोग मेरा शरीर को छुए और मेरे शरीर को जला दीजिए बाबा, है ना। इनको जो पराजित किया था झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को, वो ह्यूरोज ने किया था। ह्यूरोज आप देख सकते हैं, अंग्रेज सेनापति था ह्यूरोज, कालपी के युद्ध में पराजित किया था। जब मृतकों की पूरा टोली पड़ी हुई थी, सब औरत मर्द सब पड़ा हुआ था मरने का, तो ह्यूरोज ने ये कथन कहा है, कई बार क्वेश्चन पूछेगा महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, कि जब इनकी मृत्यु हुई 18 जून 1857 को, तो ह्यूरोज जब देखा कि बाप रे बाप इतना मनी मार काट किया, इतना अंग्रेज सैनिक को मार दिया, है ना, लेकिन एक लेडीज होकर लड़ते रह गई खतरनाक तरीके से, अंतिम रूप तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आई, है ना। तो ह्यूरोज ने ही इनकी वीरता से प्रसन्न होकर कहा, है ना, कि विद्रोही सेना में जितने भी औरतें मरी पड़ी हैं उनमें एकमात्र मर्द अगर कोई है तो वो महारानी लक्ष्मीबाई है। इस कथन को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ह्यूरोज का ये कथन कई बार पूछा जाता है कि किसके लिए कहा गया है कि विद्रोही सेना में एकमात्र मर्द कौन थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई थी ह्यूरोज के अनुसार। ये पूछा जाएगा आपसे दोस्तों, है ना। मृत्यु 18 जून 1857 को इनकी हो गई। ग्वालियर का बात करें तो ग्वालियर से नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें 1857 की क्रांति का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने ही सब तरह से संगठित किया था। आप देख लीजिए कि नाना साहब के भी सैन्यपति यही थे, महारानी झांसी को भी
इन्होंने सैन्य सहायता प्रदान किया था, इसलिए 1857 की क्रांति का नेपोलियन कहा जाता है इनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद क्रांतिकारी भी इन्हीं को कहा जाता है। इनके बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि अंतिम शहीद क्रांतिकारी इन्हीं को कहा जाता है। मान सिंह नामक एक व्यक्ति के गद्दारी से, है ना, मान सिंह नामक, देखिए एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यहाँ पर, यहाँ लिखा नहीं गया, ध्यान दीजिएगा कि ग्वालियर में एक युद्ध हुआ और उस समय अंग्रेज सेनापति थे विंडहोम। विंडहोम को इन्होंने पराजित कर दिया, और जब विंडहोम को पराजित किया तो जिसको हरा नहीं सकता था अंग्रेज, उसके दोस्तों में फूट डालता था और मान सिंह को लालच दिया। मान सिंह इनका दोस्त था, एक मित्र था, मान सिंह को लालच दिया कि मान सिंह तुम अगर पकड़वा देगा तात्या को तो हम तुमको बहुत ज़्यादा इनाम देंगे। मान सिंह ने गद्दारी कर दी और बेचारे तात्या टोपे पकड़े गए, और तात्या टोपे जब पकड़े गए तो इनको फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, ग्वालियर से इन्होंने नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। बाद में ये भी नेपाल भाग जाएंगे। आप याद रखिएगा कि नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों नेपाल भाग जाएंगे। देखिए बेगम हजरत महल ने क्यों नेतृत्व किया। इनके पति को, जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को कैद में डाल दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। जब कैद में डाल दिया गया तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा तो बेटा है, इनका बेटा था 11 वर्ष का बिरजिस कादिर, हम अपना बेटा को नवाब बनाना चाहते हैं, हम नवाब बना देंगे। ये डलहौजिया इतना ख़त्म किस्म का निकला। डलहौजी ने कहा कि नहीं, बिरजिस कादिर शासन चलाने में सक्षम नहीं, 11 साल का लड़का शासन क्या चलाएगा, है ना, 11 साल का लड़का शासन क्या चलाएगा। दिमागे सुन हो गया सबका, ये 11 साल का लड़का शासन चलाएगा, है ना। इसीलिए डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर अवध का विलय कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, है ना। इससे बड़ा रुष्ट हो गई कि यार मेरा पति भी जेल में है, मेरा बेटवा को भी नहीं बनने दे रहा है, और एक तो ब्रिटिश सेना में मिला लिया तुम, ब्रिटिश सल्तनती में मिला लिया तुम अवध को, ये सही बात नहीं है। बेगम हजरत महल ने भी गंगा में हाथ धोया और लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने लगी। जब देखी कि अब बचे नहीं पाएंगे तो नेपाल भाग गई, है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा दोस्तों कि 1857 की क्रांति में महक परी की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट, महक परी की उपाधि बेगम हजरत महल को ही दी गई थी। कि आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति में महक परी की उपाधि किसको दी गई थी, तो बेगम हजरत महल को दी गई थी, याद रखिएगा। आरा, अगला स्थान है आरा। यहाँ से बाबू वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था, नेतृत्व किया था, है ना। हमारे पवन सिंह भैया भी वहीं के हैं, आरा के हैं, है ना, आरा के शेर कहे जाते हैं पवन सिंह साहब, है ना। देखिए सबसे ज़्यादा वृद्ध नेतृत्वकर्ता यही थे, सबसे बूढ़े थे। इनके भाई का नाम अमर सिंह था। देखिए अमर सिंह के बारे में बड़ी बार पूछा जाएगा आपसे, है ना, अमर सिंह के बारे में कि अमर सिंह ने विंध्याचल के जंगलों से फिर नेतृत्व किया था। अमर सिंह ने, जब वीर कुंवर सिंह पलायन कर गए थे, पलायन तो एक तरह से नहीं किए थे वो, लेकिन वीर कुंवर सिंह जब यहाँ असमर्थ होते थे, अमर सिंह इनको सपोर्ट कर देते थे, और अमर सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। क्वेश्चन पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह के किस भाई ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर 1857 की क्रांति में भाग लिया, तो अमर सिंह ने। इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी ताकि 1857 की क्रांति में लड़ा जा सके, याद रखिएगा, है ना। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपना हाथ काट कर और गंगा को अर्पित कर दिया था। सोचिए, है ना। ये कूदे इसलिए थे क्योंकि जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, और हाथ काट कर गंगा को अर्पित कर दिया इन्होंने। कारण ये था कि इनके हाथ में गोली लग गया, और गोलियां जैसा ही लगा तो विष तो फैलेगा, तो विष फैलेगा। इन्होंने बोला ले गंगा मैया तुमको अर्पण है ना, और गंगा मैया को अर्पण कर दिया। पूरा का पूरा हाथ है, हाथवे काट दिया, अपने से अपने तलवार से हाथ काट दिया। जैसे थे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा, है ना। फैजाबाद से अगर बात करें दोस्तों, तो फैजाबाद से अहमदुल्ला ने शासन बोल रहे हैं, अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। ये इतने खतरनाक तरीके के थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा दिया। बोला कि जिहाद करो रे, जिहाद करो, अपने धर्म के लिए लड़ो, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ो, अपने देश को बचाने के लिए लड़ो, है ना। अंग्रेजों को मार के भगाओ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा किसने दिया, तो जिहाद का नारा दिया था दोस्तों अहमदुल्ला ने। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन पर 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने रखा था। सोच लीजिए, किसी से डर रहता है, जो पकड़ा नहीं जाता है उसी पर तो इनाम रखा जाता है। 50,000 उस समय में 50,000 का इनाम रखा। बताइए साल आज 5 करोड़ के बराबर हो जाएगा। 50,000 का इनाम इनके समय में रखा था। पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया था। ये एक पुस्तक विक्रेता थे, बेचारे बुक बेचते थे, किताब बेचते थे 40% लेस करके,
समझिए इस बात को, है ना। किताब बेचते थे, इनको कोई मतलब नहीं था, आराम से किताब बेचते और अपना ऐसे दिखाते। लेकिन जज्बा देखिए, जुनून देखिए, देशभक्ति का जुनून देखिए इनमें कि इन्होंने किताब उताब बेचना छोड़ा, बोले तो ठटाओ आर.एस. अग्रवाल का किताब नहीं बेचेंगे। अब हम 1857 का क्रांति में कूदना चाहते हैं और पटना से नेतृत्व किया इन्होंने पीर अली ने, याद रखिएगा। देखिए कुछ नेतृत्व करता है और कुछ जगह है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फतेहपुर से अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया, मेरठ से कदम सिंह ने, मथुरा से देवी सिंह ने। आप अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलेंगे दोस्तों, है ना। इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली खान ने, बरेली और रुहेलखंड से खान बहादुर खान ने, असम से मनीराम दत्त ने, हरियाणा से राव तोला राम ने, मंदसौर से फिरोज शाह ने, उड़ीसा से सुरेंद्र साई और उज्ज्वल साई, याद रखना है, उड़ीसा से सुरेंद्र साई और उज्ज्वल साई ने, राजस्थान से जगदयाल और हरदयाल ने। अब देखिए जगदयाल और हरदयाल के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया है ना, ध्यान दीजिएगा। जगदयाल और हरदयाल 1857 की क्रांति में वो कौन सा नेतृत्व करता था जिसको अंग्रेजों ने तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दी। तोपुआ का मुँह पर बांध दिया, ऐसे बांध दिया और बांधने के बाद बोला कि अरे इधर से गोला डालो और इसको उड़ा दो, चला चिथड़ी उड़ जाएगा। दोनों भाई को, जगदयाल और हरदयाल को तोपुआ का मुँह पर बांध दिया और उसके बाद उसको उड़ा दिया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं भी आगे पूछें कि किसको तोप के मुंह पर रख के उड़ा दिया गया था, तो जगदयाल और हरदयाल को। गोरखपुर से दोस्तों गदाधर सिंह ने नेतृत्व किया था, ये याद रखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। कल के क्लास में संभवतः हम लोग 1857 की क्रांति को समाप्त कर चुके होंगे। आप झारखंड की वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दें। और यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का तो खैर चल ही रहा है पूरा एकदम खतरनाक तरीके से, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा है। अभी बहुत सारा चीज़ अभी 1857 में पढ़ना है, फिर कांग्रेस में हम लोग चलेंगे और रेगुलर वीडियो आपको जा रही है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं दोस्तों तो आप समर्थन करें, आपके समर्थन का हम सम्मान करते हैं और आपके समर्थन की हमें अपेक्षा रहती है। आप समर्थन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।